12 का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज है। फिजिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तहत सबसे पहले समझाते हैं आपको। जब कभी भी हम लोग कंघी बालों में करते हैं और कागज के टुकड़े के पास लेकर के जाते हैं, तो कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट होना शुरू होता है। इसके पहले जब आपने कंघी नहीं किया था तब कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने कंघी कर लिया और कागज के टुकड़े के पास कंघी लेकर के जाते हैं, कॉम्ब लेकर के जाते हैं, तो कॉम्ब कागज के हल्के टुकड़े को अट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है। इसका मतलब कंघी कुछ इफेक्ट दिखाने लगी। जब इफेक्ट दिखाने लगे उसको कहते हैं कंघी चार्ज में आ गई, कंघी चार्ज हो गई। लेकिन ये किस वैरायटी का चार्ज है उसको देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप के चार्ज का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। वो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, ये चार्ज होता क्या है, शुरुआत से इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड कैसे आया फिर। तो सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलिटस, आज से लगभग 2500 साल पहले थेल्स ऑफ मिलिटस यूनान के फिलासफर, उन्होंने देखा कि अंबर नाम का मटेरियल, जिसका ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन है, अंबर नाम का मटेरियल, इसको कहते हैं एंशिएंट रेजिन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट। थेल्स ऑफ मिलिटस ने देखा कि अंबर जो है दूसरे मैटर जैसे कागज के टुकड़े को जब रगड़ते हैं तो अट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है। ये बातें वहीं पे रुक गई। लगभग उसके 2000 साल के बाद 1600 में विलियम गिलबर्ट आए। विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि केवल अंबर ही नहीं, अंबर के अलावा कई ऐसे मटेरियल हैं जिनको किसी दूसरे मटेरियल से रगड़ने के बाद उसमें यह प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। यह नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब ग्रेविटेशनल वाला अट्रैक्शन नहीं है, नहीं तो बिना रगड़े भी अट्रैक्ट करता। मतलब यह कोई और फोर्स है जिसकी वजह से यह फोर्स लग रहा है, तो कहते हैं इस बॉडी में क्या आ गया, चार्ज आ गया। विलियम गिलबर्ट ने सभी मेटेरियल को बताया, लेकिन उन्होंने कंडक्टर को कहा कि कंडक्टर इस तरीके से कभी भी चार्ज नहीं हो पाएगा। मतलब उसको अगर हम लोग रगड़ के किसी मेटेरियल को उठाना चाहें तो वह चार्ज नहीं हो पाएगा। इन्होंने इन कंडक्टर के लिए यह वाली बात इम्पॉसिबल बता दी। अब 1730 में ड्यूफे ने कहा कि लगभग सभी मटेरियल, कंडक्टर और भी जिसको रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब वह अट्रैक्शन करना शुरू हो जाएगा मटेरियल्स को। तो ड्यूफे ने क्या बताया कि कंडक्टर भी इस तरीके से चार्ज हो सकता है, नतीजा ये है, जरूरत ये है कि केवल कंडक्टर को जब भी हम लोग ले तो हाथों में ना पकड़े, हम लोग या तो उसको ग्लास रखे या तो अंबर का स्टैंड लगाए, तभी कंडक्टर फ्रिक्शन के द्वारा रगड़ने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी रख सकती है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इस स्थिति में ड्यूफे के द्वारा कंडक्टर को भी चार्ज
किया जा सकता है। ये हम लोग सभी लोग अभी पढ़ेंगे, कंडक्टर भी चार्ज होगा। दूसरी स्थिति, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ड्यूफे ने और भी थ्योरी दी कि इसकी जो कंडीशन है, ऐसा क्यों है, तो उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किए इस पे। तो उन्होंने जब देखा कि ग्लास को, जब हम लोग ग्लास को किसी मटेरियल से रगड़ते हैं और दूसरे ग्लास को भी किसी मटेरियल से रगड़ते हैं, तो ग्लास आपस में रिपेल करते हैं, दूर भागते हैं। ऐसे ही अंबर, जब अंबर को हम लोग सिल्क या कपड़े से रगड़ते हैं, फिर दूसरा भी अंबर लेते हैं, उसको भी उसी सिल्क से रगड़ते हैं, तो जब पास में लाते हैं तो इनमें भी रिपल्सन होता है, दूर भागते हैं। लेकिन जब ग्लास और अंबर को हम लोग पास में लेकर आते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इफेक्ट में आना, और इलेक्ट्रिक जो वर्ड आया वो इसी अंबर से आया, क्योंकि सबसे पहले अंबर की ही बात हुई थी, तो अंबर से आई है इलेक्ट्रिक की कहानी। अब ये अंबर आकाश वाली नहीं है, ये अंबर एक मटेरियल है, ये रेजिन है एंशिएंट प्लांट का, और भी यूज होता है, सेमी स्टोन के रूप में आता है इन सबका। तो वह अंबर जो है, यह अंबर से जब रगड़ा गया, मतलब अंबर को हम लोगों ने सिल्क से रगड़ा और इस अंबर को भी सिल्क से रगड़ा, तो अंबर पास में लेकर आए तो अंबर आपस में दूर भाग गए। ऐसे ग्लास को भी हम लोगों ने किसी मटेरियल से रगड़ा, तो इस ग्लास को भी रगड़ा, इस ग्लास को भी रगड़ा, तो ये ग्लास जब पास में आए तो ये दूर भागे, अंबर भी दूर भागा। लेकिन अंबर और ग्लास जब पास में आए तो अट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे ड्यूफे के अनुसार दो वैरायटी का इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, तो उसको उन्होंने डिफाइन किया कि हर एक मटेरियल में ड्यूफे के अनुसार डबल फ्लूइड थ्योरी उन्होंने दिया। डबल फ्लूइड थ्योरी, इसमें क्या दिया उन्होंने कि किसी भी सब्सटेंस में दो टाइप का फ्लूइड रन करता है, फ्लो करता है। अगर सेम टाइप का फ्लूइड अगर हम लोग कराते हैं पास में मटेरियल, तो आपस में रिपल्सन करते हैं। लेकिन अपोजिट टाइप के फ्लूइड अगर लेकर के आते हैं तो मटेरियल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उस फ्लूइड डबल थ्योरी का नाम उन लोगों ने यह रखा, ड्यूफे ने क्या रखा वहां पे, ग्लास का नाम एक रखा, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड फ्लो करता है, विट्रियस मतलब ग्लास, जिससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और दूसरा फ्लूइड का नाम रखा उन्होंने रेजिनस का मतलब अंबर से। यह दो वैरायटी की फ्लूइड फ्लो करते हैं। अगर विट्रियस फ्लूइड मिल गया दोनों मटेरियल में तो आपस में रिपल्सन करेंगे, रेजिनस फ्लूइड मिल गया दोनों मटेरियल में तब भी आपस में रिपल्सन करेंगे। लेकिन विट्रियस और रेजिनस मिल गए तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यह थ्योरी दिया उन्होंने। अब 1750 में, आगे फिर से 1750 में क्या, फ्रैंकलिन ने बताया कि मटेरियल में दो टाइप के फ्लूइड नहीं फ्लो करते। इन्होंने वन फ्लूइड थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि हर मटेरियल में केवल एक ही फ्लूइड फ्लो करती है, जो आगे अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। हर मटेरियल की प्रॉपर्टी एक ही है, उसमें अगर किसी में एक्स्ट्रा फ्लूइड आया तो वह अलग वैरायटी का होगा, और किसी में कम फ्लूइड हुई तो वह अलग वैरायटी का चार्ज होगा।
तो इन्होंने दो टाइप का आर्बिट्रेरी नाम चूज किया कि एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। दो वैरायटी का चार्ज मटेरियल खोजा, यही फ्रैंकलिन ने नाम दिया। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पास में आते हैं तो रिपल्सन करेंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में आते हैं तो रिपल्सन करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास में आ जाते हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। यही हिस्ट्री थी, आज हम लोग यही अब आगे पढ़ेंगे। तो शुरुआत में अंबर से आई है इलेक्ट्रिक की कहानी, क्योंकि ग्रीक वर्ड फॉर अंबर, ग्रीक वर्ड फॉर अंबर, अंबर इज इलेक्ट्रिक। तो ऐसे जगहों पे जो चार्ज आ रहा है मटेरियल में, उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज को देखा नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जो अपने सिलेबस में यहीं से शुरुआत होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है और कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी, इसमें सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। वो एक प्रॉपर्टी है, द मटेरियल बाई वर्च्यू which it produced electrical or magnetic effect। चार्ज का मतलब इफेक्ट, और इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक चार्ज हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। तो द मटेरियल बाई वर्च्यू विच इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट और when it placed inside electric or magnetic field, then it experience force। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। मैग्नेटिक फील्ड में केवल मोशन में करता है। तो अगर चार्ज बॉडी है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा आपको, और यही चार्ज बॉडी अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाएंगे तो वह डिफरेंट कंडीशन में फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला। अब अगली बात करते हैं, चार्ज की यूनिट क्या है। तो यूनिट जो चार्ज का है, एमटीएस में बात करें, एमटीएस यूनिट और एसआई यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट जो होती है कूलॉम्ब होती है। इसको कैपिटल सी से लिखेंगे। इसकी और भी यूनिट लेंगे, जैसे अगर हम लोग इसका सीजीएस यूनिट ले लें, सीजीएस यूनिट, तो इसकी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसकी वैल्यू एक कूलॉम्ब की 3 × 10⁹ होती है।
मतलब डिवाइड करेंगे, या फिर एक कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10⁹ ESU। ऐसे ही एक यूनिट और मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU, या फिर एब्सोल्यूट यूनिट। ये कितना आता है, 10 कूलम के बराबर। ये आएगा आपका 10 कूलम के बराबर। तो ये यूनिट हो गई। और भी यूनिट मिलेंगी आपको इसी में, जैसे इसकी ये बड़ी यूनिट होती है तो आपको कहीं मिली कूलम में मिल जाएगी, कहीं माइक्रो कूलम में मिल जाएगी, कहीं माइक्रो माइक्रो कूलम में मिल जाएगी, है ना। चार्ज कितने वैरायटी के थे, ये तो हम लोगों ने फ्रैंकलिन ने बता ही दिया था। इसके जो टाइप है, कितने टाइप के, एक पॉजिटिव टाइप का होता है और एक नेगेटिव टाइप का। तो अगर हम लोग किसी घर में प्लस टाइप वाला, प्लस चार्ज वाला और प्लस चार्ज वाला दो आदमी लेकर आए, ए और बी, तो ये आदमी आपस में दूर भागते हैं, कहते हैं दूर। ऐसे ही मान लो किसी दूसरे घर में हम लोग माइनस टाइप वाला आदमी और माइनस चार्ज वाला आदमी लेकर आए, तो ये भी कहते हैं दूर, दूर भाग जाते हैं। लेकिन एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आदमी लेकर आते हैं तो ये पास में आ जाता है। मतलब इन दोनों में क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, रिपल्सन। आपस में ये दुश्मनी कर बैठते हैं, तुम भागो उधर, तुम भागो इधर, घर में से निकलो। और ये आपस में अट्रैक्शन कर लेते हैं, मतलब दोस्ती कर लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लाइक नेचर ऑफ चार्ज है, सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वह हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वह हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दो टाइप का चार्ज भी मिलेगा आपको, एक पॉइंट चार्ज सिस्टम मिलेगा और एक चार्ज बॉडी मिलेगी। एक पॉइंट चार्ज सिस्टम मिलेगा और एक क्या मिलेगी, चार्ज बॉडी। तो पॉइंट चार्ज अगर है, सिमिलर अगर नेचर के हैं तो हमेशा रिपल्सन, माइनस माइनस है तो हमेशा रिपल्सन अगर पॉइंट चार्ज है तो, और प्लस माइनस अगर है तो अट्रैक्शन। लेकिन अगर चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, तो हो सकता है ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है और दोनों में चार्ज सेम नेचर के हो, लेकिन इसमें 1,00,000 कूलम है और उसमें 1 कूलम है, तो ये अट्रैक्शन कर सकता है। वो कैसे करता है अभी धीरे धीरे टॉपिक हो जाएगा। लेकिन जब भी केवल पॉजिटिव चार्ज है, केवल पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट में है तो हमेशा रिपेल, माइनस में है तो हमेशा रिपेल, प्लस माइनस में है तो अट्रैक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं सिमिलर, लाइक नेचर ऑफ चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। लाइक चार्जेस नहीं, जब भी हम लोग बोलेंगे तो लाइक नेचर ऑफ चार्ज। आप इन सब चीजों को पॉज कर लीजिएगा, फिर से पहले कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे का वीडियो देखिएगा। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, लाइक चार्जेस नहीं, किताबों में लिखा रहता है लाइक चार्जेस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइक नेचर ऑफ चार्जेस लिख लें। रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक नेचर ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखें। लाइक नेचर हमने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये 10 कूलम का है और ये 10 कूलम का है तो ये लाइक चार्जेस हुए, तब तो रिपेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 कूलम का है और ये कितना है, -11 कूलम का है,
या फिर +11 का, इस बार लाइक नहीं हुए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग। हाँ इस बार लेकिन नेचर दोनों का अभी भी सेम है, इसलिए अभी भी क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। तो लाइक नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। -20 कूलम -50 कूलम लाइक नेचर के हैं तो आपस में दुश्मनी करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन लाइक चार्जेस केवल कहें अगर, तो ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब इसका मतलब ये लाइक चार्ज तो नहीं हुआ, इसलिए हम लोग जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लाइक नेचर ऑफ चार्जेस। तो लाइक नेचर ऑफ चार्जेस, इसमें और भी अगर बात करें तो लाइक नेचर ऑफ पॉइंट चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके लिए, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसका। यह स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट follows simple algebra और एडिटिव नेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सारा मतलब एक ही है, स्केलर क्वांटिटी। कैसे हुआ स्केलर क्वांटिटी, कि अगर किसी कमरे में इधर से हम लोग 10 कूलम चार्ज लेकर आए और इधर से भी 10 कूलम चार्ज लेकर आए, तो ये आपस में इस कमरे में ये और ये कैंसिल होकर के 0 नहीं हो जाते। इसमें मिला करके कितना चार्ज होता है, 20 कूलम चार्ज होता है। ऐसे ही अगर 10 कूलम ऐसे लेकर आए और 10 कूलम ऐसे लेकर आए, तब भी इसमें मिलाकर के कितना चार्ज है, 20 कूलम। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, दोनों में मिला करके कितना हो रहा है, 20 कूलम ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या हुआ है, ये स्केलर क्वांटिटी। और भी एग्जांपल देख लें कि अगर इसमें -10 कूलम इधर से आ रहा है, +20 कूलम इधर से जा रहा है और 5 कूलम ऐसे निकल रहा है, तो इस गणित को देखें, कहीं से भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, नेट इस कमरे में जो चार्ज आएगा वह कौन आ रहा है उससे मतलब। तो 20 आया -10 आया, तो टोटल कितना हो गया, 20 प्लस में कितना जोड़ना है, -10, और फिर कितना निकल गया, 5 कूलम, तो -5 कूलम कर देते हैं, तो 10 में से 5 गया, कितना हुआ, 5 कूलम। मतलब अगर आ रहा है तो जोड़ रहे हैं और जा रहा है तो घटा रहे हैं, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लोग एडिटिव नेचर चार्ज रखता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जब भी रहता है तो क्वांटाइज रहता है, किसका रहता है, ऑफ ई का। चार्ज इज क्वांटाइज्ड ऑफ ई, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम चार्ज पाया गया है, जो फ्री स्टेट में रह सकता है, मिनिमम चार्ज स्टेबल कंडीशन में जो पाया जाता है, स्टेबल कंडीशन में वो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर,
जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इससे छोटी चार्ज नहीं पाई जा सकती, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फ्री स्टेट में तो नहीं पाया गया। बाकी अभी बताते हैं कि प्रोटॉन किससे मिलके बना है, न्यूट्रॉन किससे मिलके बना है, आगे खोज हुई क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स की, है ना। लेकिन फ्री स्टेट में कभी भी जब भी हम लोग चार्ज पाएंगे तो इस स्टेट पे पाएंगे, इसका नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, ये वैल्यू आई। ऐसे ही प्रोटॉन पे अगर चार्ज पूछे हम लोग, प्रोटॉन चार्ज या चार्ज ऑन प्रोटॉन, सिंपल कर ले, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो वो भी प्लस ई के बराबर है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर बात करें नेचर के हिसाब से, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर बात करें नेचर के हिसाब से, तो वो माइनस ई के बराबर है, -1.6 × 10⁻⁻ कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला जो पाया गया चार्ज, वह क्या पाया गया, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम का न्यूक्लियस है, यह हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हीलियम का न्यूक्लियस अगर बात करें तो हीलियम में उसका एटॉमिक नंबर 2 हुआ, और अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। और जब 2 प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, ई के बराबर, तो इसके पास कितना चार्ज आएगा, 2 ई के बराबर। मतलब किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज अगर हमको निकालना हो, चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस अगर निकालना हो, चार्ज ऑन एनी न्यूक्लियस, तो हमको क्या करना चाहिए, वहां पे जितने भी प्रोटॉन है सभी का चार्ज जोड़ देना चाहिए। तो जैसे इस पे आया, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 2, तो 2 प्रोटॉन भी होंगे, तो 2, एक प्रोटॉन पे चार्ज ई के बराबर, तो 2 पे कितना आएगा, 2 ई के बराबर। मतलब यहाँ पे Z इंटू ई लिखना चाहिए, जहां Z क्या है, अपना एटॉमिक नंबर। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, और किसके लिए बात करें, गोल्ड के लिए बात करें, अगर उसका एटॉमिक नंबर 79 है तो उसके न्यूक्लियस की जो चार्ज होगी वो 79 इंटू ई होगी। अभी इससे और न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। फिलहाल हमारा बताने का मतलब क्या था, सबसे पहले जो चार्ज मिला, सबसे छोटा सा छोटा यूनिट जो मिला वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हुआ। अगला जो मिला वह 2e के बराबर हुआ। अगला जो स्टेप मिला वह 3e के बराबर, 4e के बराबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे मिलता जा रहा है। तो जब भी एग्जिस्टेंस हम लोगों के पास मिला तो एग्जिस्टेंस या तो प्लस ई या माइनस ई, या तो +2e या तो -2e, या तो +3e या तो -3e। मतलब जब भी मिला तो e, या तो 2e, या तो 3e, या तो 4e, या तो कितना हुआ n इंटू ई के फॉर्मेट में मिलता है। इसका मतलब चार्ज जब भी मिलेगा तो ई का या तो 1 गुना होगा, ई का या तो 2 गुना होगा, ई का या तो 3 गुना होगा, या तो ई का n गुना होगा। तो इस गणित को सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, जो जब भी चार्ज अपने को मिलता है तो n इंटू ई के फॉर्मेट पे मिलता है, और या फिर n या e जब भी मिलेगा, जब भी चार्ज मिलेगा तो e का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। e का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा तो हम लोग उसको दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे चार्ज e का जो है क्वांटाइज फॉर्म में है। चार्ज e का जो है क्वांटाइज फॉर्म में है। e का क्वांटाइज फॉर्म होने का मतलब क्वांटा फॉर्मेट, मतलब या तो 1 गुना, या तो 2 गुना, या तो 3 गुना, या तो 4 गुना ऐसे मिलेगा, डिस्क्रीट नहीं मिलेगा। 1.2e चार्ज 1.2e ये नहीं मिलेगा, 1.3e 9.2e ये फ्री स्टेट में कभी भी चार्ज नहीं मिल सकते। तो इसलिए कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड ऑफ ई।
तो जब भी चार्ज मिला हम लोगों को इस फॉर्मेट में मिला है। आगे देखते हैं। अगर इसी में हम लोग बात करें कि एक कूलाम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी एक कूलाम बनाने के लिए, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब भी चार्ज मिला तो किस फॉर्मेट में मिला, n इंटू ई के फॉर्मेट में मिला। मतलब जब भी n मिलेगा तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, इस फॉर्मेट में होगा। तो अगर हमको चेक करना पड़े कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, मतलब चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे चेक करेंगे। जैसे हमसे कहा गया कि बताएं कि आपका 6.4 इंटू 10⁻⁻19, किसी ने कहा कि हमने ये चार्ज लिखा है, ये वैल्यू लिखा है, तो क्या ये करेक्ट है, ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो कैसे चेक करेंगे उसको कि क्योंकि जब भी वैल्यू मिलती है तो वो तो n इंटू ई के फॉर्मेट में मिलती है, तो n की जो वैल्यू होगी वो q बाई ई होगी। और अगर चार्ज इतना कूलम है, हमको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ई। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितना बचेगा 4। यह नंबर में आ रहा है, इसका मतलब यह चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यह नंबर में नहीं आता, इसका मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपसे फिर से अभी इस पे न्यूमेरिकल और करेंगे, आगे प्रॉपर्टी देख करते हैं। अगली प्रॉपर्टी लिखते हैं तो क्या है, अच्छा इसमें एक चीज और देख लेते हैं। हमने अभी क्या कहा कि चार्ज जब भी मिलेगा तो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। डिटेल में ये थोड़ा सा अलग बता रहे हैं, अभी सिलेबस में नहीं आया, जानकारी के लिए खाली करना है। जब चार्ज फ्री स्टेट में मिलता है तो मिनिमम जो मिलता है वो ई के बराबर होता है, अगला जो मिलता है 2e 3e। लेकिन अभी जो लेटेस्ट थ्योरी आई है उसमें यह माना गया है कि प्रोटॉन, माना नहीं गया मतलब वो अब मिलता है ऐसा, प्रोटॉन जो है उसको तोड़ा गया है किसके फॉर्मेट में, e/3 और 2e/3 के फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में मतलब इसका फ्रैक्शन किया गया है, लेकिन ये स्टेबल नहीं मिलता, ये हमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको भी काउंट नहीं करते। इनका नाम क्या है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। अभी 12 के सिलेबस में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, इसलिए आप जानते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इधर क्वार्क्स क्या होता है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। क्वार्क्स में दो वैरायटी के मिलेंगे आपके पास। अब जो ई का 2/3 पार्ट होता है, 4 और टॉप, इस सारे वैल्यू जो होते हैं इनके 2e/3 2e/3 होते हैं। दूसरी जो वैरायटी मिलेगी क्वार्क की, वो क्या मिलेगी, इसी का जस्ट अपोजिट, वह मिलेगा यहां से अगर हम लोग देखें डाउन, स्ट्रेंज, टॉप की जगह पे बॉटम। इन तीनों की जो वैल्यू है, इन सब में इनका जो चार्ज होता है वो -e/3 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 का होता है। मतलब 6 क्वार्क्स पाए गए,
ठीक उसी तरीके से 6 एंटी क्वार्क्स भी मिले। 6 एंटी क्वार्क्स में क्या होगा, यहाँ पे जैसे वहां पे अप है तो यहाँ क्या आएगा, एंटी अप, एंटी चार्ज, एंटी टॉप, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेच, एंटी बॉटम। मतलब वहां पे +2e/3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, एंटी अप में -2e/3। वैसे एंटी डाउन की अगर हम लोग बात करें, एंटी डाउन की बात करें, एंटी डाउन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जो -e/3 है वहां पे क्या आएगा, +e/3। इस हिसाब से 6 क्वार्क्स और 6 एंटी क्वार्क्स मिले हैं। अब जो प्रोटॉन बना है उसको अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन किससे मिलके बना है उसको देखते हैं, और न्यूट्रॉन किससे मिलके बना है उसको देखते हैं। ये हुआ अपना प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है, ये हुआ अपना न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन जो बनता है वह UUD से, 2 अप और 1 डाउन से मिलता है, और ये किससे बनता है, UDD, 1 अप 2 डाउन से मिलके बनता है। इसमें 2 अप चार्ज का मतलब 2e/3, 2e/3, और 1 डाउन का मतलब -e/3। मिला करके ऐड करें तो 2e/3, 2e/3, 4e/3 में से e/3 गया तो 3e/3 बराबर मिला कितना प्रोटॉन पे, टोटल चार्ज E मिला, मतलब 2 अप और 1 डाउन से मिलके बना है। तो अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो 1 अप चार्ज और 2 डाउन क्वार्क्स से मिलके बना है, -e/3, -e/3 ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस हिसाब से इनको इस फॉर्म में पाया गया। लेकिन फ्री स्टेट में जब भी हम लोग पाएंगे तो प्रोटॉन का जो चार्ज पाएंगे वो E पाएंगे, कभी भी फ्रैक्शन नहीं पाएंगे। सॉरी, चार्जिंग में दिक्कत आ गया था। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात और करते हैं अगली प्रॉपर्टी चार्ज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो क्या है, चार्ज इज मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब अगर चार्ज है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। अगर चार्ज है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। लेकिन अगर मास है तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास क्या हो, चार्ज है, ये भी जानते रहे। जैसे देखें, अगर मान लीजिए कोई भी एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है यहाँ से, तो जब हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो देखो अभी ये मटेरियल या ये एटम किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर नहीं रहा था, ना तो रिपेल कर रहा था। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो अपना नेचर इस हिसाब से बना हुआ है, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। वो कहता है जैसी है तू वैसी रहना। कहने का मतलब क्या है, इस हिसाब से इनमें सेटअप बनता है कि जब ये निकलेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपस में अट्रैक्ट करे। तो इस पे एक माइनस चार्ज आता है और इस पे क्या आता है, +E चार्ज आता है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि जब क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए
तो इसके पास -2e आएगा और इसके पास कितना आएगा, +2 × e आएगा। इसीलिए ये जब भी मिलता है तो Q बराबर N × E के फॉर्मेट पे मिलता था। लेकिन इस बार हम क्या बताना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से निकला, तो इस पे प्लस चार्ज आया और इस पे माइनस चार्ज आया। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी इलेक्ट्रॉन निकला, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बॉडी चार्ज हुई, और बॉडी जब चार्ज हुई तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वहां पे मास एग्जिस्ट किया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये मार्कर है अपने पास, तो क्या इसके पास चार्ज है, तो इसके पास अभी चार्ज नहीं है। मतलब यह मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट करे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में। अभी चूंकि किसी ने चार्ज को देखा नहीं, इसलिए शुरुआत में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसका। चार्ज cannot exist without mass, but mass can exist without चार्ज। कहने का मतलब चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना रह सकता है। एक फेमस सवाल AIEEE ने पूछा हुआ है कि सबसे पहले 3 गोले थे, गांधी जी के 3 बंदर थे, ऐसा सभी के सभी बेचारे न्यूट्रल थे और सबके पास मास था। मान लो पहला बंदर, दूसरा बंदर और तीसरा बंदर। लेकिन शुरुआत में सबका जो मास था वो m के बराबर था। सब पे मास क्या था, m था। लेकिन अब क्या हुआ, इसको कुछ समय के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसको वैसे ही रहने दिया गया और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखिए, पूछे कि अब बताइए कि क्या सबका मास वही है या फिर अलग है, तो A का मास बढ़ा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आया, इसका मास जैसे का तैसा रहा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन या आया न तो गया। इसका मास, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसका मतलब इसका मास घटा। मतलब फाइनली सबसे ज्यादा मास किसका रहा, A का, फिर किसका रहा, B का, फिर किसका रहा, C का। इसका मतलब चार्ज जो है या मास जो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। मतलब चार्ज जो है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन केवल डिपेंडेंसी यहीं तक की है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर इनके पास 100 कूलम चार्ज है और मास मान लो 10 किलोग्राम है, ऐसे समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 100 किलोग्राम अगर मास आएगा तो चार्ज जो है 10 गुना बढ़ जाएगा, 1000 कूलम हो जाएगा। ये गणित नहीं है। बस इतना ही है कि चार्ज जो है वो मास के साथ एसोसिएट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा होगा वैसे वैसे मास बढ़ रहा होगा, या जैसे जैसे मास बढ़ रहा होगा वैसे वैसे चार्ज बढ़ रहा होगा। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इसका मतलब क्या है उसको देखते हैं। अगर हम लोग देखें, कोई विमान है अपने पास, फ्लाइंग जेट है, उड़ने वाली जेट है, इसमें 100 कूलम का चार्ज रख दिया और इसको खूब सारा रफ्तार दिया, खूब
खूब स्पीड बढ़ाया इसका, लगभग इसकी स्पीड c/2 कर दिया, ये भाग रहा है। तब भी हमने देखा कि इसके पास तो चार्ज अभी भी 100 कूलम है, मतलब चार्ज चेंज नहीं होता, वह इनवेरिएंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अब मास के कंपेयर में बात करेंगे, क्योंकि जैसे वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वैसे ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो मास को अगर हम लोग देखें यहां से, तो मास अगर m0 था, तो यहाँ पे भी मास स्पीड जब बढ़ी c/2 हुई, तो मास m0 नहीं रहा, अब मास क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब मास जो है वह स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज दुनिया के किसी भी स्थान पे चेंज नहीं होता, चाहे कितनी भी रफ्तार हो। m = m0 √1 - v²/c²। जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यह रेस्ट मास है, शुरुआत में मान लीजिए मास है, स्पीड जब नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति हुई, जैसे वेलोसिटी बढ़ी तो ये वाला टर्म 1 में से घटेगा, ये घटेगा तो नीचे की वैल्यू घटेगी, तो जब नीचे की वैल्यू घटेगी तो रिजल्टेंट मास क्या होगा, बढ़ेगा। यह मूविंग मास है और यह रेस्ट मास है, मतलब जब मूव करने लगेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, कार वगैरह का मास तो जो कंपेयर चेंज होता है मास में, बहुत नेग्लेजिबल है अपने लिए, लेकिन रफ्तार जब बहुत ज्यादा हो, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो अगर, तो उस कंडीशन में ये इफेक्टिव हो जाता है, मतलब मास चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इज इनवेरिएंट बट मास इज वेरिएंट, अगर हम लोग वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं तो। मतलब ये क्या कह रहे हैं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी और स्पीड। हाँ, एक काम है चार्ज का कि अगर चार्ज रेस्ट में है, अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर इसकी रफ्तार 0 है, मतलब यह रेस्ट में है, तो इसके चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ेंगे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि 0 नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ये चुंबक के जैसा बिहेव नहीं करता, वो 0 होता है, और ना ही ये अभी एनर्जी के जैसा बिहेव कर रहा है। केवल इसके चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यही चार्ज जब मोशन में आती है, रफ्तार बढ़ती है, तो इस कंडीशन में Q की वैल्यू, जब V की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, लेकिन 0 ना हो, यूनिफॉर्म रेट से चल रही हो, और चाहे कितनी भी रफ्तार हो, स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों ना हो जाए, तो कभी भी चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके चारों तरफ का इफेक्ट चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी, वह 0 नहीं है, पहले भी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में भी रहेगी। हाँ, स्थिति क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्थिति ये बन जाएगा कि ये दौड़ता हुआ चार्ज एक और रूप लेगा, यह करंट बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे करंट आ जाएगा, करंट की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, इसको करंट लिखेंगे, दौड़ता हुआ चार्ज करंट बन जाएगा। यह आपका पहला चैप्टर है, चार्ज। फिर उसके बाद जब ये दौड़ने लगेगा तो दूसरा चैप्टर मिलेगा, इसी में हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, उसी में कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ये मोशन में आएगा तो करंट हो जाता है, और साथ में क्या होता है, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब ये मैग्नेट भी हो जाता है, मतलब चार्ज जब दौड़ने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन इफेक्ट इसके चारों तरफ का वह चेंज होने लगता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो था पहले से, तो अभी भी है, लेकिन करंट बन जाता है, ये पहले करंट नहीं था। मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, मतलब मैग्नेट बन जाता है। हाँ, अभी भी कोई एनर्जी यह प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं कर रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वाली कर रहा है, लेकिन जो एनर्जी का फॉर्मेट है अपना पूरा कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे कौन आता है, अगर यह चार्ज एक्सेलरेट करने लगता है, मतलब B कांस्टेंट नहीं है, मतलब A इस बार 0 नहीं है, इसमें A क्या था, 0 था। इस कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही रहता है इसमें, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज नहीं होगा। अब क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा है और साथ में अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। वेव का मतलब एनर्जी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन की वजह से जो एनर्जी बनती है वो प्रोड्यूस करने लगता है। तो चार्ज शुरुआत में हम लोग जब पढ़ेंगे रेस्ट में रहेगा तो उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देंगे, फिर मोशन में आएगा तो करंट और मैग्नेट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। इस हिसाब से 12 का 60 से 65% कहें 70% फिजिक्स जो है इसी पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग चार्ज डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं। चार्ज इज कंजर्व, चार्ज का मतलब जब भी बोलेंगे तो कौन सा चार्ज रहेगा वहां पे, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। कि अगर मान लीजिए कि आपके कमरे में, ये आपका रूम है, कमरा है, और इसमें एक बाल्टी रखी हुई, और बाल्टी में जो 10 लीटर पानी रखी हुई है मान लो। अब स्थिति क्या हुआ, 1 महीना बीतता है तब भी बाल्टी में 10 लीटर पानी रहती है, ना तो बढ़ती है ना तो घटती है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ पानी, मतलब पानी क्या है, कंजर्व है। लेकिन हुआ क्या कि इस बाल्टी में से 3 लीटर पानी कमरे में गिर गया, यहाँ बचा 7 लीटर। तो इसके पहले बाल्टी में अगर 10 लीटर पानी था तो कमरे में भी कितना था, 10 लीटर था। 1 महीने बाद बाल्टी में भी अगर 10 लीटर पानी रहा तो कहेंगे बाल्टी में पानी कंजर्व है, और कमरे में भी पानी क्या है, कंजर्व है। लेकिन जब 3 लीटर पानी कमरे में आ गया, कमरे से बाहर नहीं गया, तो अब बाल्टी में पानी घट गया, मतलब बाल्टी में पानी कंजर्व नहीं है। लेकिन कमरे की अगर बात करें तो कमरे में पानी क्या है, अभी भी 10 लीटर है, 7 + 3। इसका मतलब कमरे में पानी क्या है, कंजर्व है। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग इधर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। कोई भी फिजिकल इफेक्ट या कोई भी केमिकल इफेक्ट हो, केमिकल कंडीशन हो, रिएक्शन हो, वहां पे चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। कैसे कंजर्व रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी वायर में 10 एटम है, 10 एटम है सपोज करो। किसी एक एटम के बारे में देखते हैं। अगर मान लीजिए ये एल्युमिनियम का वायर है, तो हमको पता है इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन होंगे और बाहर चक्कर मार रहे होंगे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये स्थिति है। तो 13 प्रोटॉन का चार्ज बराबर 13 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलाकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। इसका मतलब हर एक एटम क्या है, न्यूट्रल है। ऐसे अगर हम किसी का भी ले लें, कॉपर का ले लें, गोल्ड का ले लें, सब में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एटम क्या होगा, हमेशा न्यूट्रल होगा। अब ये एल्युमिनियम का हर एक एटम अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब पूरा एल्युमिनियम वायर या एल्युमिनियम बॉडी ही क्या है, न्यूट्रल है। तो ये पूरी बॉडी क्या बनी, अपनी न्यूट्रल हो गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें कि पहले इसमें जितना चार्ज था 0 चार्ज था,
अब मान लो कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें एक प्लस एक्स्ट्रा बचा और इसमें एक माइनस, मतलब ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन अभी वायर जो है, वायर में मिलाकर के बात करें तो प्लस और माइनस मिला के अभी भी 0 होगा, तो वायर अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। इस हिसाब से फिजिकल कंडीशन में भी चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जितना इस वायर में पहले था उतना बाद में भी है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे सिंपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। अभी इसके पास 0 चार्ज है, अभी हम लोग ने लिखा, इसके पास मिला कितना है, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब यह टूटता है तो सोडियम प्लस में और क्लोराइन माइनस में, तो ये तो चार्ज हुआ, ये भी चार्ज हुआ, लेकिन अगर हम पूछे रिएक्शन के पहले कितना चार्ज था तो 0 था, रिएक्शन के बाद में भी कितना चार्ज है तो क्या है, 0 है। ऐसे केमिकल का कोई भी रिएक्शन हो, सब में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, अब आते हैं किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन में। कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है आपके पास, इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे एटम बम का एग्जांपल लेते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन कुछ जानकारी जानिए सिंपल, कि जब क्या होता है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन लड़ाई करता है तो यह यूरेनियम टूट जाता है बेरियम में, क्रिप्टन में, और 3 न्यूट्रॉन साथ में और पैदा करता है और साथ में एनर्जी पैदा करता है। क्या पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखें, इस प्रोसेस में इधर तो ये अपना न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, इसके पास जितना भी चार्ज रहा होगा, अगर 92 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, न्यूट्रॉन 0 चार्ज वाला है, तो इधर 92 है, तो मिला करके अभी इधर कितना रहेगा, 92 ही रहेगा। बेरियम का क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर जोड़ेंगे तो वही आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना इसमें था उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें रहता है। इसका मतलब जितना चार्ज पहले है उतना चार्ज बाद में भी रहता है। इसका मतलब चार्ज क्या हुआ, कंजर्व हुआ। अच्छा, तो चार्ज कंजर्व है, लेकिन एक प्रोसेस समझ में नहीं आया कि इधर इधर तो हम लोगों ने कोई एनर्जी नहीं दिया था, लेकिन इधर क्या बन गया, एनर्जी बन गया, इधर एनर्जी मिल गई। इसका मतलब जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी नहीं रही इन सब में मिला के, मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। मतलब चार्ज तो कंजर्व है, लेकिन एनर्जी, जिसको हम लोग हमेशा सोचते थे एनर्जी कंजर्व होगा, वो भी कंजर्व नहीं है। दूसरा कंडीशन, मास को देखते हैं, तो जितना मास इधर का होना चाहिए उतना मास इनका भी होना चाहिए, लेकिन हम लोग पाते क्या है, 0.2 AMU मास जो है वह तो गायब हो जाता है। इसका मतलब मास तो घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, मास कंजर्व नहीं रहा, मतलब एनर्जी भी कंजर्व नहीं रही। इधर एनर्जी मिली और इधर मास कम हो गया, तो ये मास जो गायब हुआ तो कहाँ गया, तो आइंस्टीन के हिसाब से जो मास गायब होता है, जो मास गायब होता है इंटू c² कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। मतलब यही मास जो गायब हुआ उसने किसको बनाया, एनर्जी को बनाया। इसका मतलब न तो मास कंजर्व रहा, न तो एनर्जी कंजर्व रहा। हाँ, ये कह सकते हैं जितना मास प्लस एनर्जी पहले था उतना मास प्लस एनर्जी बाद में हुआ। मतलब न तो अकेला मास कंजर्व है, न तो अकेला एनर्जी कंजर्व है। कंजर्व है तो क्या है, मास प्लस एनर्जी साथ में, इसलिए इसका नाम क्या होता है, मास प्लस एनर्जी इक्विवेलेंट। E बराबर mc²। इसमें m जो है वह वाला मास है जो क्या हुआ है, गायब हुआ है। इसका मतलब इस प्रोसेस में हम आपको क्या बताना चाहते थे कि चार्ज जब भी मिला हम लोग को तो कंजर्व मिला, न तो मास कंजर्व हुआ, जिसको पहले हम लोग समझते थे कि मास कंजर्व रहता है, न तो एनर्जी कंजर्व हुआ, न तो यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहता। उस सब की बातें बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है अपने पास कि चार्ज क्या है, कंजर्व है।
है ना। तो एक तरीका आप इसको भी सीख लीजिएगा कि E बराबर m इंटू सी स्क्वायर में m क्या होता है, बाकी बातें बाद में पढ़ेंगे। वैसे ही आपका कोई न्यूक्लियस बनता है, और देख लेते हैं यहाँ से। वैसे ही जब आपका न्यूक्लियस बनता है, तो कोई भी न्यूक्लियस है आपके पास, कोई भी न्यूक्लियस है, तो जब भी न्यूक्लियस बना होगा, कभी भी बना हुआ, हमने कहा कि न्यूक्लियस अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो जब भी न्यूक्लियस बना होगा कभी तो बना होगा। तो जब बना होगा तो जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है मिला करके होना चाहिए, उतना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग जो आए उनके मास को ऐड करें तो बराबर होना चाहिए। मतलब जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए उसमें अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का मास बराबर होना चाहिए किसके मास के बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करने के बराबर होना चाहिए। लेकिन पता क्या चलता है भैया कि जितना मास इनका होता है दोनों का मिला के, न्यूक्लियस का मास उतना नहीं होता। इसका मतलब वो मास गया तो गया कहाँ, वो मास जो गायब होता है वही इन लोगों को बांधे रखता है, जिसका नाम बाइंडिंग एनर्जी है। मतलब क्या है, इस प्रोसेस में हम बताना क्या चाहते हैं, जब न्यूक्लियस बना तो इस प्रोसेस में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना प्रोटॉन पे चार्ज था न्यूट्रॉन पे 0 है, अभी भी प्रोटॉन पे उतना चार्ज रहता है। इसका मतलब चार्ज तो इस प्रोसेस में कंजर्व रहा, लेकिन मास घट गया। हाँ, जो मास घटा वही एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और वही एनर्जी इनको बांधा हुआ है। इसी का जस्ट उल्टा, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हमको अलग करना होगा तो उतना एनर्जी देना पड़ेगा जितने की वजह से जो मास इधर से घटा है वही मास इसमें मिल जाए। तो इसी का नाम बाइंडिंग एनर्जी होता है, उसको भी बाद में पढ़ेंगे। फिर से देखें, मास इधर ज्यादा था इधर कम हो गया, मतलब मास कंजर्व नहीं हुआ। एनर्जी इधर नहीं थी इधर एनर्जी मिल गई, मतलब एनर्जी भी कंजर्व नहीं हुई। लेकिन मास प्लस एनर्जी क्या है, कंजर्व है। मास और एनर्जी साथ में, जितना मास प्लस एनर्जी पहले था उतना मास प्लस एनर्जी बाद में, और साथ में क्या कंजर्व हुआ, जिसको हम लोग पढ़ना है, चार्ज। एक आपके बोर्ड में भी आता है प्रोसेस, पेयर एनिहिलेशन का। एग्जांपल में अगर बात करें, पेयर एनिहिलेशन, और इधर बात करें तो क्या आएगा, पेयर फॉर्मेशन। पेयर एनिहिलेशन, पेयर फॉर्मेशन। तो ये स्थिति क्या है, पेयर एनिहिलेशन का मतलब क्या है, जब पेयर का डिस्ट्रॉय होना। मतलब ध्यान से देखें, कोई न्यूक्लियस है आपके पास, कोई न्यूक्लियस है, इसके पास जितना चार्ज होगा वो होगा। मान लीजिए इसके पास कुछ भी है, 100 कूलम का चार्ज है। अब उसके बाद इसमें जब इसमें क्या होता है, बीटा माइनस और बीटा प्लस आता है। इसके पास माइनस ई के बराबर चार्ज होता है, उसके पास प्लस ई के बराबर चार्ज होता है। जब ये दोनों आते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं, संहार हो जाता है इनका, और इधर क्या बनता है, एनर्जी बनता है, गामा फोटोन बनता है। फोटोन मतलब एनर्जी, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, बाद में इस पे डिस्कशन होगी। अब यहां से देखिए तो स्थिति क्या बनी, जब पॉजिटिव और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, न्यूक्लियस पे गिरता है तो ये एनर्जी बन जाता है। तो चार्ज के लिए देखिए, इस प्रोसेस में अगर हम चार्ज को देखें तो न्यूक्लियस पे 100 कूलम था पहले, और आया कितना, ये माइनस और ये प्लस मिला के 0 आया, और निकला कितना, 0 निकला। मतलब 100 कूलम पहले अगर रहा होगा, एग्जांपल के साथ दिया था, अगर 100 कूलम रहा होगा तो 100 कूलम क्या होगा, बाद में भी होगा। मतलब चार्ज क्या है, यहाँ पे कंजर्व है। इस प्रोसेस में जो चार्ज है अपना वो क्या है, कंजर्व है। लेकिन क्या कंजर्व नहीं हुआ, यहाँ से आया कौन, मास आया, इसमें इंटर किया, इलेक्ट्रॉन माइनस ये प्लस, तो मास इंटर किया मतलब मास बढ़ा, लेकिन निकला कौन, एनर्जी, मतलब एनर्जी घटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि न तो इस प्रोसेस में मास कंजर्व है, न तो इस प्रोसेस में एनर्जी कंजर्व है, लेकिन क्या कंजर्व है, चार्ज कंजर्व है।
हाँ, दूसरा प्रोसेस में एनर्जी प्लस मास पहले जो था न्यूक्लियस का, एनर्जी प्लस मास बाद में भी होगा, क्योंकि जो मास है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, एनर्जी में, जो एक्स्ट्रा मास आया। यही क्या है, पेयर एनिहिलेशन, पेयर का डिस्ट्रॉय हो जाना। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, चार्ज क्या है, कंजर्व। सेम कंडीशन इधर क्या है, पेयर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो पेयर फॉर्मेशन में क्या स्थिति बनी, पेयर फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें, अगर आपके पास न्यूक्लियस है, इसके पास मान लीजिए कोई भी चार्ज था, क्यू चार्ज था, ये न्यूक्लियस है अपना, यहां से जब गामा फोटोन आता है, गामा फोटोन आता है मतलब एनर्जी गिरती है। जब एनर्जी गिरती है तो इस स्थिति में क्या हुआ, यहां से बीटा माइनस और बीटा प्लस निकलता है बीटा माइनस और बीटा प्लस निकलता है। इसका मतलब क्या होगा, इसके पास जितना चार्ज था पहले उसको देख लीजिए आप, आई एनर्जी मतलब कोई भी चार्ज नहीं बढ़ा, निकला पार्टिकल मतलब नेट चार्ज की अगर बात करें, जितना प्लस निकला उतना ही क्या निकला, माइनस निकला। मतलब नेट चार्ज निकला भी क्या, जीरो, आया भी कितना था, जीरो। इसका मतलब जितना चार्ज पहले था इस प्रोसेस के, पेयर बनने के केस में एनर्जी आई, दो पेयर बना, पेयर बनने के केस में जितना चार्ज न्यूक्लियस से पहले था उतना बाद में भी है। लेकिन क्या चेंज हो गया, क्या कंजर्व नहीं है, एनर्जी, एनर्जी आई और निकली क्या, मास। मतलब एनर्जी बढ़ी और मास घटी, मतलब ना तो एनर्जी कंजर्व थी ना तो मास कंजर्व था, लेकिन कंजर्व क्या था यहाँ पे, चार्ज। इसलिए हम लोग कहते हैं कोई भी प्रोसेस हो, या तो फिजिकल या तो केमिकल या तो न्यूक्लियर रिएक्शन, वहां पे क्या कंजर्व रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इतना हम लोग प्रॉपर्टी जानते रहे इसका, कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी इनके पास होती है। अब बात करते हैं, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं मास और चार्ज में अंतर क्या है, जो आपको पूछा जाता है। इधर ले लेते हैं चार्ज और इधर ले लेते हैं मास, है ना। चार्ज और मास में अंतर क्या है, तो सिंपल, सबसे पहला, चार्ज जो है, चार्ज जो है वह फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, यह डिराइव्ड क्वांटिटी है, यह डिराइव्ड क्वांटिटी है, पहली कंडीशन। लेकिन यह क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जब यह एक्सेलरेट होता है, जब यह चार्ज एक्सेलरेट करता है तो तरह तरह के रूपों में पाया जाता है, यह जादू है। इस क्या करता है, ये एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है आफ्टर एक्सीलरेशन। मास क्या है, ऐसा कंडीशन नहीं है कि क्या करे ये, जब रेस्ट में हो तो एनर्जी को रेडिएट न करे और मोशन में आए एक्सेलरेट करे तो एनर्जी को रेडिएट करने लगे। मास ऐसा रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये वाला पार्ट फॉलो नहीं करता, मतलब इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यू टू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की वजह से नहीं होता। हाँ, हर एक मास के पास टेम्परेचर होता है, तो 0 केल्विन के ऊपर कोई भी मास होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेट करने लगा तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका जो रेडिएशन है वो चेंज हो गया है, समझ में आया। तो वह रेडिएशन अलग है टेम्परेचर की वजह से। लेकिन जैसे चार्ज रेस्ट में था तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा था, लेकिन जब एक्सेलरेट करने लगा तो एनर्जी को क्या करा, रेडिएट करा। मास में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। चार्ज जब भी होता है तो दो वैरायटी का, कितना था, एक पॉजिटिव था और एक क्या था,
नेगेटिव था। लेकिन मास कभी भी नेगेटिव नहीं होती। मास नेवर फाइंड या फाउंड नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं मिली। जब दो चार्ज को लेकर के आते हैं पास में, तो वह अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों कर सकता है। मतलब यह अट्रैक्ट भी हो सकता है, इट अट्रैक्ट एंड रिपेल। लेकिन मास क्या है? मास ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लगता है, ओनली अट्रैक्ट, केवल और केवल क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। चार्ज कैंट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना ये रह नहीं सकता। लेकिन मास बड़ी खतरनाक चीज है। मास चार्ज के बिना रह सकती है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। इसलिए तो चार्ज कभी चेंज नहीं होता, ये अपने रूप को चेंज नहीं करता। दूसरी कंडीशन, चार्ज इनवेरिएंट है। चार्ज इज इनवेरिएंट। लेकिन मास क्या है? मास वेरिएंट है। अभी प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग। चार्ज कंजर्व है, जब भी मिलता है तो क्या होता है? कंजर्व रहता है। लेकिन मास कंजर्व नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी बहुत है, बाकी जो भी आपको मिले खोजते रहिए। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब बात करेंगे कि चार्ज को, सॉरी, ये तो हम लोगों ने देखा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज अगर है तो क्या क्या प्रॉपर्टी रखती है। अगर ये प्रॉपर्टियां मिल रही हैं तो इसका मतलब वो बॉडी चार्ज है। अगर नहीं मिल रहा है तो चार्ज नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे कि इनको हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे किसी भी बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं। तो देखते हैं यहां से। तो चार्जिंग का कितना मेथड? जो शुरुआत में मिला, सबसे पहला जो मिला था अपने पास, वो तो क्या मिला था? फ्रिक्शन वाला। ग्रीक में कहते हैं ट्रीबो, ट्रीबोज, रगड़ना। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? कंडक्शन। फिर तीसरा क्या है? इंडक्शन। और भी प्रोसेस मिलेंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्मियोनिक इफेक्ट, और भी कह सकते हैं सेकेंडरी एमिशन। ऐसी वैरायटी हम लोग को कई बार मिलेगा। तो स्थिति क्या बनी अपने पास कि अगर चार्ज है, अगर बॉडी चार्ज है, मतलब चार्ज करना है, तो तीन तरीके हैं मेनली हम लोग पढ़ते हैं उनको बाद। चार्ज बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन और चार्ज बाय इंडक्शन। तो इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे।